बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अयाज़ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे मोटापे के बारे में बात करूँगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मोटापा एक बहुत ही आम या कॉमन हेल्थ कंडीशन है जो कि ना सिर्फ हमारी फ़िगर को मुतासर करती है, यानी इसके कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, बल्कि ये हमारी सेहत पे भी बहुत मुज़िर असरात डालती है, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फालिज और कैंसर शामिल हैं। इस वजह से मोटापा एक बहुत अहम हेल्थ कंडीशन है और इसके बारे में हमें बहुत सी मालूमात होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मोटापा किसे कहते हैं। दरअसल मोटापा हमारे जिस्म में एडिपोज टिश्यू यानी चिकनाई या चर्बी की ज़्यादा मिक़दार जमा हो जाने का नाम है। इसको हम BMI से नापते हैं। जैसे कि आपका मालूम है कि हम अपना वज़न किलोग्राम में या हाइट या कद या लंबाई मीटर में नापते हैं, इसी तरह मोटापे या ओबेसिटी को हम BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स में नापते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि BMI हम कैसे हासिल कर सकते हैं। दरअसल BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स हम अपने वज़न को किलोग्राम में तकसीम करते हैं अपनी हाइट यानी कद मीटर स्क्वायर से, तो उसका जो हासिल आता है उसको हम BMI या बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में ये बताया था एक आम और सेहतमंद इंसान का BMI 18.5 यानी 18.5 से 25 के दरमियान होता है। मोटापे को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी मोटापे को हम दो तरह से तकसीम कर सकते हैं। एक हमारे जिस्म में फ़ैट यानी चर्बी की डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम के लिहाज से, और दूसरा BMI के लिहाज से। चर्बी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से मोटापे को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक अपर बॉडी ओबेसिटी यानी ऊपर वाले जिस्म के मोटापा, और एक दूसरा लोअर बॉडी ओबेसिटी यानी जिस्म के निचले हिस्से का मोटापा। अपर बॉडी ओबेसिटी यानी जिस्म के ऊपर वाले हिस्से का मोटापा, जिसमें हमारा पेट और पहलू यानी फ्लैंक्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं या उनमें चर्बी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट यानी जमा हो जाती है, तो इसको हम अपर बॉडी ओबेसिटी कहते हैं। ये मोटापा हमारी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है और शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फालिज और कैंसर होने का ज़्यादा सबब बनता है। और दूसरी किस्म का मोटापा जिसको हम लोअर बॉडी ओबेसिटी या जिस्म के निचले हिस्से का मोटापा कहते हैं, इसमें हिप्स और थाइज़ में फ़ैट यानी चर्बी की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है। ये मोटापा अपर बॉडी ओबेसिटी यानी ऊपर वाले जिस्म के मोटापे के निस्बत कम ख़तरनाक होता है। दूसरी तरह से हम मोटापे को BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के लिहाज से तकसीम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान का BMI तकरीबन 18.5 से 25 के दरमियान होता है, लेकिन अगर किसी का BMI 25 से 30 के दरमियान हो तो उसको हम ओवरवेट कहते हैं। और जिन अफराद का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 और 35 के दरमियान हो तो उन्हें हम ग्रेड 1 ओबेसिटी कहते हैं, और वो अफराद जिनका BMI 35 से 40 के दरमियान हो तो उसे हम ग्रेड 2 ओबेसिटी कहते हैं। और जिन अफराद का BMI 40 से ज़्यादा हो तो वो ग्रेड 3 ओबेसिटी कहलाता है, यानी बहुत ज़्यादा मोटापा। तो इस तरह हम मोटापे को BMI के लिहाज से तकसीम करते हैं। अब मैं आपको मोटापे की वजूहात बताता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मोटापे की सबसे एक अहम वजह कैलोरीज़ का यानी ग़िज़ा का इतना ज़्यादा इस्तेमाल जो हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ और डेली एक्सरसाइज यानी वर्जिश में इस्तेमाल नहीं कर सकते, एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर सकते, और ये इजाफ़ी ग़िज़ा हमारे जिस्म में मोटापे की सूरत में ज़ाहिर होती है। इसके अलावा मोटापे की बहुत सी जेनेटिक कॉजेज़ भी, जेनेटिक वजूहात भी होती हैं। बढ़ती उम्र भी मोटापे की एक अहम वजह है। नींद की कमी भी मोटापे की एक बहुत अहम वजह है। इसके अलावा प्रेगनेंसी या हमल भी ख़वातीन में मोटापे की एक बहुत अहम वजह है।
कुछ हार्मोनल डिजीज़ मसलन हाइपोथायराइडिज्म, कुशिंग डिजीज़, PCO, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी मोटापे की वजूहात में शामिल हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस यानी घुटनों में गठिया की तकलीफ़, जिससे डेली एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वर्जिश में बहुत हद तक कमी आ जाती है, और ये आर्थराइटिस यानी गठिया भी मोटापे की एक बहुत अहम वजह साबित हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मोटापा ना सिर्फ हमारे जिस्म की फ़िगर को बहुत हद तक मुतासिर करता है, यानी इसके बहुत सारे कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा मोटापा हमारे जिस्म में बहुत सारे सेहत के मसाइल पैदा करने का सबब भी है, जिनमें सबसे अहम शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज और फालिज शामिल हैं। वो अफराद जिनका BMI ज़्यादा होता है यानी वो मोटापे का शिकार होते हैं, उनमें कैंसर आम अफराद की बनस्बत ज़्यादा होता है। इसके अलावा पित्ते की पथरी, स्लीप एपनिया यानी रात में सोते वक्त खराटे लेना, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, इनफर्टिलिटी भी मोटापे की पेचीदगियों में शामिल हैं। अब मैं आपको मोटापे के इलाज के बारे में बताता हूँ, यानी हम किस तरीके से अपने जिस्म को मोटापे से महफूज रख सकते हैं और वो अफराद जो मोटापे के शिकार हैं अपने वज़न को किस तरह कम कर सकते हैं। मोटापे का इलाज मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी सिर्फ एक चीज़ पे अमल करके हम मोटापे से छुटकारा नहीं पा सकते। इसके लिए हमें बहुत सी बातों पर अमल करना होगा और जिन पर अमल करके हम मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हाइपोकैलोरिक डाइट यानी वो ग़िज़ा जिनमें कैलोरीज़ की मिकदार कम हो। डेली एरोबिक एक्सरसाइज यानी रोज़ाना की बुनियाद पर एरोबिक वर्जिश। बिहेवियरल चेंज यानी अपनी बिहेवियर, अपने रवैये में खुसूसन अपना रवैया ग़िज़ा की तरफ तब्दील करने से हम मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वो अफराद जो मोटापे के शिकार हैं उनको सोशल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो इस कंडीशन या इस कैफियत से छुटकारा हासिल कर सकें। इस तरह मोटापे से छुटकारा हासिल करने के लिए 4 डिसिप्लिन्स पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लो कैलोरी डाइट, दूसरे नंबर पर एरोबिक एक्सरसाइज यानी एरोबिक वर्जिश, तीसरे नंबर पर बिहेवियर, अपना रवैया ग़िज़ा की तरफ तब्दील करने से, और चौथा सोशल सपोर्ट यानी कि वो अफराद जो कि मोटापे के शिकार हैं उनको सोसाइटी की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल होनी चाहिए ताकि वो इस कैफियत से छुटकारा हासिल कर सकें। सबसे पहले मैं आपको ग़िज़ा के बारे में बताता हूँ कि वो अफराद जो कि मोटापे के शिकार हैं वो किस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करके मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे एक जनरल प्रिंसिपल या आम रूल ये है कि अनप्रोसेस्ड ग़िज़ा का इस्तेमाल, यानी वो ग़िज़ा जिसको प्रोसेस ज़्यादा ना किया जाए, उसमें चिकनाई, चीनी, कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम हो, ये ग़िज़ा इस्तेमाल करके हम मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो अफराद जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ओबेसिटी यानी ग्रेड 2 और ग्रेड 3 मोटापे के शिकार हैं उनको ग़िज़ा में मज़ीद तब्दीली करने की ज़रूरत होती है। ऐसे अफराद को मेरा मशवरा है कि जो शदीद मोटापे के शिकार हैं वो मील रिप्लेसमेंट डाइट का इस्तेमाल करें। मील रिप्लेसमेंट डाइट क्या होती है इसके बारे में मैं मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल हमारी ग़िज़ा 3 बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, एक प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट और तीसरा फ़ैट। मील रिप्लेसमेंट डाइट में इन अज्जा की मिकदार निस्बतन मुख्तलिफ होती है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी ग़िज़ा का सबसे बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होता है, उसके बाद प्रोटीन और फ़ैट्स यानी चिकनाइयों पर हमारी ग़िज़ा मुश्तमिल होती है। लेकिन मील रिप्लेसमेंट डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम होती है, हाई क्वालिटी प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में होती हैं। इसके अलावा इसमें हेल्थी फ़ैट मौजूद होती है और फाइबर्स मौजूद होती हैं, और इसमें चीनी या शुगर या कार्बोहाइड्रेट की मिकदार इंतहाई कम होती है। मील रिप्लेसमेंट डाइट दरअसल मार्केट में मुख्तलिफ़ शक्लों में दस्तयाब है, जो कि शेक्स यानी लिक्विड की हालत में या बार्स की हालत में आपको मार्केट से मुयस्सर होगी। एक मील रिप्लेसमेंट डाइट यानी एक शेक जो कि मार्केट में अवेलेबल है उसमें उमूमन 300 से 400 कैलोरीज़ होती हैं और उसमें तकरीबन 15 से 30 ग्राम प्रोटीन, 10 से 15 ग्राम अनसेचुरेटेड फ़ैट, 3 ग्राम
फाइबर्स शामिल हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन और मिनरल्स की भी मुनासिब मिकदार मौजूद होती है। वो अफराद जो कि अपनी ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर मील रिप्लेसमेंट डाइट में तब्दील करते हैं, वो अपने मोटापे को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इन ग़िज़ाओं के दरमियान किसी भी पेशेंट को शदीद भूख महसूस हो तो डाइट स्नैक्स की थोड़ी सी मिकदार ले सकता है। इस तरह इस मील रिप्लेसमेंट डाइट पर अमल करके बहुत से अफराद अपने मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये मैं आपको दोबारा बात बताना चाहता हूँ कि मील रिप्लेसमेंट डाइट अमूमन शेक यानी लिक्विड हालत में दस्तयाब होती है या फिर बार्स की हालत में मार्केट में दस्तयाब होती है। वो अफराद जिनका BMI 40 से ज़्यादा यानी कि वो ग्रेड 3 ओबेसिटी का शिकार हैं तो उनमें लो कैलोरी डाइट भी इस्तेमाल की जा सकती है। मील रिप्लेसमेंट डाइट जो कि मैंने अभी आपको बताई है, इसमें डेली यानी 24 घंटे में तकरीबन 1200 से 1400 कैलोरीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन लो कैलोरी डाइट में रोज़ाना तकरीबन 800 से 1000 कैलोरी इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि मील रिप्लेसमेंट डाइट से भी कम हैं। लो कैलोरी डाइट इस्तेमाल करके वो अफराद जो कि ग्रेड 3 ओबेसिटी के शिकार हैं अपना वज़न तकरीबन हफ्ते में 2 पाउंड तक कम कर सकते हैं। मोटापे को कम करने में एक्सरसाइज का बहुत अहम किरदार है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि मोटापे को कम करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? वो एक्सरसाइज जिनके करने से हमारा सांस फूल जाए और हमारी नब्ज़ तेज़ हो जाए, तो ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी वर्जिशों को हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। मसलन तेज़ चलना, स्लो दौड़ना, स्विमिंग और इस किस्म की बहुत सारी एक्सरसाइजेस या वर्जिशें एरोबिक एक्सरसाइजेस में शामिल हैं। और तीसरा स्टेप जो कि मोटापे से छुटकारा पाने के लिए बहुत अहम है, वो बिहेवियरल चेंज, यानी वो अफराद जो कि मोटापे के शिकार हैं उनको अपने बिहेवियर या रवैयों में बहुत सारी तब्दीली की ज़रूरत है। ऐसे अफराद को अपनी डेली एक्टिविटीज़ खुसूसन ग़िज़ा और एक्सरसाइज का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। ये रिकॉर्ड ना सिर्फ़ उनको अपनी डेली एक्टिविटीज़ में तब्दीली का बहुत अहम सबब होता है, बल्कि ये डॉक्टर या क्लिनिशियन के लिए भी इंतहाई अहम है, जो कि इस रिकॉर्ड की बुनियाद पर मरीज़ को बहुत अहम मशवरे दे सकते हैं। वो अफराद जो कि मोटापे के शिकार हैं उनको अपनी डेली एक्टिविटीज़ का प्लान बनाना चाहिए और उस प्लान पे अमल करके ना सिर्फ वो अपनी ग़िज़ा और कैलोरीज़ में कमी कर सकते हैं, बल्कि अपनी एक्सरसाइज वर्जिश का बाकायदा स्केड्यूल बना सकते हैं और मोटापे पर काबू पा सकते हैं। चौथा अहम स्टेप जो मोटापे को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई अहम है, वो है सोशल सपोर्ट। वो अफराद जो मोटापे का शिकार हैं उनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट हासिल होनी चाहिए। इसके अलावा उनको हमेशा अपनी क्लिनिशियन यानी डॉक्टर से करीबी रब्ता रखना चाहिए और ऐसे अफराद के पीयर ग्रुप्स भी बनाने चाहिए ताकि ये तमाम ग्रुप्स मिलकर अपनी एक्टिविटीज़ पर अमल करें और मोटापे से छुटकारा हासिल करें। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो कि मोटापे से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका ने जो अपनी गाइडलाइंस दी हैं उनमें ये अहम गाइडलाइन है कि ये अद्वियात जो कि मोटापे से बचाव के लिए या मोटापे के इलाज के लिए मार्केट में दस्तयाब हैं, इनको मोटापे से बचाव के दीगर तरीक़ों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये अद्वियात एक्सरसाइज, ग़िज़ा में तब्दीली के साथ इस्तेमाल की जाएं तो ये मोटापे से बचाव का एक अहम सबब बन सकती हैं, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि इन अद्वियात के साथ ग़िज़ा में तब्दीली और एक्सरसाइज या वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि बैरियाट्रिक सर्जरी मोटापे से छुटकारे के लिए आजकल इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए डॉक्टर्स उन अफराद को ये सर्जरी सजेस्ट करते हैं जिनका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा हो,
लेकिन वो अफराद जो कि हाई रिस्क पर हैं, यानी कि वो अफराद जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं या कोलेस्ट्रॉल है या उनका ख़तरा है, तो डॉक्टर कम BMI, यानी अगर उनका BMI 30 से 40 के दरमियान भी है तो डॉक्टर इनको बैरिएट्रिक सर्जरी रेकमेंड करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको मोटापे के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसमें मोटापे की क्लासिफिकेशन, मोटापे की वजूहात, मोटापे के कॉम्प्लिकेशन, मोटापे का इलाज, ये तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं। यकीनन आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको किसी किस्म का सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।